नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो बहुत बहुत ही आम है, लेकिन जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। हाँ। मासिक धर्म की अनियमितता और वो जो असहनीय पीड़ा होती है, ये सिर्फ आप जानते हैं महीने के कुछ दिनों की परेशानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसके गंभीर मतलब लंबे समय तक चलने वाले परिणाम हो सकते हैं, जैसे पीसीओडी, सिस्ट और यहाँ तक कि गर्भधारण में भी मुश्किलें आना। बिल्कुल सही कहा। और ये समझना बेहद जरूरी है कि सिर्फ लक्षणों को ऊपर ऊपर से दबाने से बात नहीं बनती। हाँ, समस्या की जड़ तक पहुंचना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि अगर वो मूल कारण, वो जो असंतुलन शरीर के अंदर चल रहा है, उसे ठीक नहीं किया गया ना, तो आज की ये छोटी लगने वाली दिक्कतें कल गंभीर स्वास्थ्य परेशानियों का रूप ले सकती हैं। तो आज की हमारी ये जो गहन चर्चा है वो इसी पर है कि ये जो मासिक धर्म की अनियमितता है, दर्द है, इसके असली कारण क्या है। हाँ, मूल कारण। और आयुर्वेद खास तौर पर व्यक्ति की प्रकृति, मतलब वात, पित्त, कफ के अनुसार इसके क्या समाधान सुझाता है। सही। ये सारी जानकारी हमें मिली है आरोग्य भारत विदाउट मेडिसिन सेल्फ केयर हेल्थ अवेयरनेस प्लेटफॉर्म के स्रोतों से। जी। तो आज हमारा लक्ष्य है इस आयुर्वेदिक दृष्टिकोण को समझना, कैसे पंच तत्व का असंतुलन, खासकर वो अपान वायु की भूमिका, बिल्कुल। इसमें कैसे काम करती है और कैसे समाधान हर किसी के लिए अलग हो सकते हैं। हाँ, व्यक्ति विशिष्ट। और इससे पहले कि हम गहराई में उतरे, एक छोटी सी बात ये जान लेना जरूरी है कि ये जानकारी, जैसा कि स्रोत प्लेटफॉर्म ने भी स्पष्ट किया है, हाँ, अस्वीकरण जरूरी है। ये विभिन्न आयुर्वेदिक ग्रंथों और उनकी टीम के अनुभवों पर आधारित है। इसका उद्देश्य है आत्म देखभाल और जागरूकता बढ़ाना। बिल्कुल। वो सलाह देते हैं कि कोई भी उपाय अपनाने से पहले अपनी सूझबूझ और पिछले अनुभवों का इस्तेमाल जरूर करें। हाँ, अपनी समझ से काम ले। और ये मंच किसी भी अप्रिय घटना के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। जी जरूर। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। आयुर्वेद का एक मूल सिद्धांत है कि हमारा शरीर 5 मूल तत्वों से बना है। हाँ, पंचमहाभूत। आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल। और कहा जाता है कि जब इन तत्वों का संतुलन बिगड़ता है तभी रोग पैदा होते हैं। बिल्कुल सही। और मासिक धर्म से जुड़ी जो समस्याएं हैं वो मुख्य रूप से वायु तत्व और उसमें भी खास तौर पर अपान वायु। अपान वायु। हाँ, अपान वायु और साथ में पृथ्वी तत्व, इन दोनों के असंतुलन से ये समस्याएं ज्यादातर जुड़ी होती हैं। अच्छा, ये अपान वायु क्या है और ये पृथ्वी तत्व से कैसे जुड़ी है? देखिए, अपान वायु का कार्य क्षेत्र हमारे शरीर में नाभि से नीचे का हिस्सा है। उसका मुख्य काम है शरीर से मल, मूत्र, गर्भस्थ शिशु और मासिक रक्त जैसी चीजों को सही समय पर सही मात्रा में बाहर निकालना। अच्छा, मतलब निष्कासन का काम। हाँ, नीचे की ओर गति देने वाली वायु। और दिलचस्प बात यह है कि आयुर्वेद के अनुसार अपान वायु खुद वायु और पृथ्वी तत्व के मेल से बनती है। ओहो। तो जब इन दो तत्वों का आपसी संतुलन बिगड़ता है, मान लीजिए या तो वायु बहुत बढ़ गई या फिर पृथ्वी तत्व बहुत भारी हो गया, तब अपान वायु का जो काम है वो बाधित होता है और नतीजा मासिक चक्र गड़बड़ा जाता है। ये तो बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अच्छा, तो चलिए पहली स्थिति को समझते हैं। जब मासिक धर्म देर से आता है, प्रवाह बहुत कम होता है और अक्सर दर्द भी बहुत होता है। कई महिलाएं इससे जूझती हैं। हाँ, बहुत आम है ये। आयुर्वेद के अनुसार, जैसा कि स्रोत में बताया गया है, इसका मुख्य कारण है शरीर में पृथ्वी तत्व का जरूरत से ज्यादा बढ़ जाना। पृथ्वी तत्व का बढ़ना? हाँ, पृथ्वी तत्व में भारीपन और स्थिरता का गुण होता है। इसमें थोड़ा जल तत्व का गुण भी होता है, मतलब नमी और गाढ़ापन। जब ये बढ़ जाता है तो ये वायु तत्व के स्वाभाविक प्रवाह, उसकी गति को रोक देता है। इससे होता यह है कि मासिक रक्त को बाहर ले जाने वाले जो मार्ग हैं, जो चैनल्स हैं, वो संकुचित हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। हाँ, सिकुड़ जाते हैं। हाँ, या उनमें रुकावट आने लगती है। स्रोत में एक अच्छा उदाहरण दिया है, जैसे किसी पाइप का मुंह अगर आप आगे से दबा दें या संकरा कर दें, तो पानी का बहाव मुश्किल हो जाएगा, धीमा हो जाएगा, कम हो जाएगा, भली पीछे प्रेशर कितना भी हो। बिल्कुल। और हमारी जीवन शैली, उसका इस पर सीधा असर पड़ता है ना? बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि बहुत ज्यादा भारी भोजन, ज्यादा मीठा, तला हुआ खाना, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, अरे बाप रे, हाँ, ये सब। जरूरत से ज्यादा घी, मक्खन, लस्सी का सेवन, ज्यादा मात्रा में खाना, ठंडे माहौल में ज्यादा रहना, हाँ, एसी में ज्यादा रहना, और खास तौर पर मासिक धर्म के दौरान अपनी दिनचर्या या खानपान में कोई सावधानी ना बरतना,
ये सब पृथ्वी तत्व को बढ़ाने वाले कारक हैं। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो खाते पीते हैं, जैसे रहते हैं, उसका सीधा असर हमारे पीरियड साइकिल पर पड़ सकता है। बिल्कुल सीधा असर। ये जो कारक आपने गिनाए ये सबसे पहले शरीर के रस धातु को प्रभावित करते हैं। रस मतलब जो पोषण देने वाला पहला तरल बनता है भोजन से। अच्छा। फिर रस से बनता है रक्त धातु। तो जब रक्त धातु इन भारी और ठंडे गुणों से दूषित और गाढ़ी हो जाती है, हाँ, तो इससे मांस धातु यानी मसल टिश्यू का निर्माण ज्यादा होने लगता है, खासकर पेट के निचले हिस्से में गर्भाशय के आसपास। और ये बढ़ी हुई मांस धातु उन मार्गों में, उन चैनल्स में एक तरह की भौतिक रुकावट पैदा करती है जिनसे मासिक रक्त बहता है। अच्छा, मतलब रास्ता ब्लॉक होने लगता है। हाँ, समझिए एक तरह से। स्रोत में एक और सटीक उदाहरण है। एक भरी हुई सिरिंज या पिचकारी का मुंह अगर आगे से बंद कर दे तो पीछे से कितना भी जोर लगाएं, अंदर का तरल बाहर नहीं निकलेगा। सही बात है। शरीर में भी कुछ ऐसा ही होता है। और एक बात और, हाँ, ये दूषित और भारी हुआ रक्त आप समझिए जमे हुए या ठंडे नारियल तेल की तरह गाढ़ा हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। उसे बहने के लिए क्या चाहिए? गर्मी चाहिए, उष्मा चाहिए। हाँ। अब सोचिए, ऐसी स्थिति में अगर और ठंडी तासीर की चीजें खाई पी जाएं, जैसे कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम या ठंडे पानी से नहा लिया जाए, तो और जम जाएगा। बिल्कुल, ये गाढ़ापन और बढ़ेगा, प्रवाह और रुकेगा और दर्द भी बढ़ेगा। बाप रे। और अगर ये स्थिति लंबे समय तक बनी रहे तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जैसे ओवेरियन सिस्ट बनना, पीसीओडी, पीसीओएस और गर्भधारण में भी कठिनाई आ सकती है। जानकारी ये भी बताती है कि ये स्थिति कफ प्रकृति वाली महिलाओं में ज्यादा आम है, जिनका शरीर थोड़ा भारी होता है। अच्छा। लेकिन गलत जीवन शैली अपनाने पर ये किसी भी प्रकृति की महिला को प्रभावित कर सकती है, वात या पित्तवली को भी। ये तो वाकई चिंताजनक है कि कैसे हमारी रोजमर्रा की आदतें इतनी बड़ी समस्या खड़ी कर सकती हैं। अच्छा, अब दूसरी स्थिति पर आते हैं। हाँ। जब मासिक धर्म समय से पहले यानी बार बार आता है और प्रभाव भी बहुत ज्यादा होता है, यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये पहले वाली स्थिति से बिल्कुल उल्टी है। हाँ, बिल्कुल उल्टी। इस स्थिति में कारण ठीक विपरीत है। यहाँ वायु तत्व जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है। वायु बढ़ जाती है। हाँ, वायु में गति होती है, अस्थिरता होती है, और जो पृथ्वी तत्व है, जो प्रवाह को नियंत्रित और संतुलित रखने का काम करता है, वो कमजोर पड़ जाता है। अच्छा, मतलब कंट्रोल कमजोर हो जाता है। हाँ, बढ़ा हुआ वायु तत्व समझिए बेलगाम हो जाता है। स्रोत में इसकी तुलना एक बाढ़ग्रस्त नदी से की गई है, जिसके किनारे या पुल कमजोर हों। तेज बहाव को ये कमजोर किनारे या पुल रोक नहीं पाते और पानी बार बार किनारों को तोड़कर अनियंत्रित रूप से बहने लगता है। सही। शरीर में भी बढ़ा हुआ और अनियंत्रित वायु तत्व मासिक रक्त के वेग को बार बार बढ़ा देता है और उसे नियंत्रित नहीं कर पाता। और ये किन लोगों में ज्यादा होता है? ये स्थिति वात और पित्त प्रकृति के लोगों में ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन कभी कभी कफ प्रकृति में भी हो सकती है अगर वायु बहुत बढ़ जाए। और इसके पीछे भी हमारी जीवन शैली की कुछ खास आदतें जिम्मेदार हैं। स्रोत में कुछ बताया है? हाँ, बिल्कुल। जैसे बहुत ज्यादा रूखा सूखा भोजन करना। रूखा सूखा मतलब जिसमें चिकनाई ना हो, जैसे बिना घी तेल की रोटी, सिर्फ सलादी सलाद खाना, बहुत ज्यादा तला भुना खाना, चिप्स कुरकुरे जैसी पैकेट वाली चीजें। हाँ, ये तो बहुत खाते हैं लोग। शरीर में पानी की कमी करने वाली चीजें, जैसे बहुत ज्यादा कॉफी या चाय पीना, देर रात तक जागना, बहुत ज्यादा गुस्सा या तनाव में रहना, जरूरत से ज्यादा उपवास रखना, व्रत वगैरह, अपनी शारीरिक क्षमता से ज्यादा मेहनत करना, अत्यधिक चाय कॉफी या मदिरा का सेवन, छोटी छोटी बातों के लिए दर्द निवारक या दूसरी दवाएं लेना। अच्छा, दवाएं भी? हाँ, भोजन में फलों, घी, मक्खन जैसी पौष्टिक चिकनाई का इस्तेमाल कम करना, और यहाँ तक कि गर्मियों में भी सरसों जैसे गर्म तासीर वाले तेल का लगातार प्रयोग करना। अरे, तो मतलब सिर्फ खान पान ही नहीं, बल्कि हमारी नींद, हमारा स्ट्रेस, हमारी मेहनत, ये सब सीधे सीधे मासिक धर्म पर असर डाल सकते हैं। बिल्कुल, ये सभी कारक शरीर में आंतरिक सूखापन मतलब रुक्षता पैदा करते हैं। रुक्षता? हाँ, ड्राइनेस। और आयुर्वेद का सिद्धांत है कि रुक्षता से वायु तत्व स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। अच्छा। अब ये बढ़ी हुई अनियंत्रित वायु शरीर में सभी प्रकार की गतियों को अस्थिर कर देती है, चाहे वो मल त्याग की गति हो, मूत्र त्याग की हो या मासिक धर्म की। ओह। इसीलिए ऐसी स्थिति में बार बार मल या मूत्र त्याग की इच्छा हो सकती है, भले ही मात्रा बहुत कम हो। हाँ, ऐसा होता है। स्रोत ये भी इशारा करते हैं कि बच्चों में रात को बिस्तर गीला करने या युवाओं में स्वप्नदोष, नाइटफॉल जैसी समस्याओं के पीछे भी अक्सर यही बढ़ा हुआ अनियंत्रित वायु तत्व हो सकता है। अच्छा, मतलब ये सब जुड़ा हुआ है। हाँ, ये दिखाता है कि शरीर एक पूरी इकाई है और एक जगह का असंतुलन दूसरी जगह भी प्रभाव डाल सकता है।
अब होता क्या है कि जब मासिक धर्म बहुत ज्यादा या बार बार आता है तो स्वाभाविक रूप से चिंता होती है। खून की कमी मतलब एनीमिया का डर लगता है। हाँ बिल्कुल। ऐसे में अक्सर लोग प्रवाह को रोकने के लिए दवाएं लेते हैं। हाँ, डॉक्टर भी देते हैं कई बार। हाँ, लेकिन ये दवाएं क्या करती हैं? ये केवल निकास के रास्ते को मतलब एग्जिट को बंद कर देती हैं। अच्छा। समस्या की जड़ यानी वो बढ़ा हुआ वायु तत्व वो तो अंदर ही है। हम्म। अब ये रुका हुआ रक्त अंदर ही बढ़े हुए वायु के रूखेपन और गर्मी, खासकर पित्त प्रकृति में के प्रभाव से सूखने लगता है, गाढ़ा होने लगता है और फिर गांठें बना सकता है। गांठें मतलब सिस्ट वगैरह? हाँ, यही आगे चलकर सिस्ट, पीसीओडी, पीसीओएस का रूप ले सकता है। योनि में खुजली या सूखापन जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। ओ, तो दवा लेना भी नुकसान कर सकता है अगर कारण ठीक ना हो। बिल्कुल। और वात और पित्त प्रकृति वालों में इस अत्यधिक प्रवाह के कारण अक्सर रस और रक्त धातु को पचाने वाली अग्नि, जिसे रस रक्त अग्नि कहते हैं, भी दूषित हो जाती है। अच्छा। जिससे आरबीसी काउंट कम होना या एनीमिया यानी खून की कमी की समस्या भी साथ में पाई जाती है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि चाहे पीरियड लेट आए या जल्दी, कम आए या ज्यादा, दोनों ही स्थितियों के मूल में वो पंचतत्व और अपान वायु का असंतुलन है। हाँ, मुख्य रूप से वायु और पृथ्वी तत्व का। और ये हमारी जीवन शैली और खानपान से सीधे तौर पर जुड़ा है। ये समझना ही अपने आप में एक बड़ी बात है। बिल्कुल। अब सबसे जरूरी सवाल, समाधान क्या है? और जैसा आपने पहले बताया और जैसा कि स्रोत प्लेटफॉर्म आरोग्य भारत भी जोर देता है, समाधान सबके लिए एक जैसा नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये व्यक्ति की प्रकृति पर निर्भर करता है। बिल्कुल, आयुर्वेद की खूबी ही यही है। ये वन साइज फिट्स ऑल वाला नजरिया नहीं रखता। चिकित्सा व्यक्तिगत होती है, पर्सनलाइज्ड। स्रोत ने प्रकृति के अनुसार कुछ सामान्य सिद्धांतों और उपायों का जिक्र किया है जिन्हें समझना उपयोगी हो सकता है। पर याद रखें, ये सामान्य मार्गदर्शन है। हाँ, सलाह के लिए एक्सपर्ट से मिलना बेहतर है। हमेशा। अच्छा, तो पहले कफ प्रकृति की बात करते हैं। ठीक है। कफ प्रकृति मतलब? जिनकी शारीरिक बनावट सामान्यतः थोड़ी भारी होती है, पाचन अग्नि थोड़ी मंद होती है, नींद ज्यादा आती है और शरीर में भारीपन या सुस्ती महसूस हो सकती है। अच्छा। तो कफ प्रकृति में अगर मासिक धर्म देर से या कम आता है, यानी पृथ्वी और जल तत्व बढ़ा हुआ है। हाँ, जो पहली वाली कंडीशन थी। बिल्कुल। तो सिद्धांत है आकाश, अग्नि और वायु तत्व बढ़ाने वाली और पृथ्वी व जल तत्व घटाने वाली चीजें अपनानी है। मतलब हल्कापन, गर्मी और थोड़ी ड्राइनेस लानी है। बिल्कुल। भोजन में कटु, तीखा और कषाय रस वाली चीजें फायदेमंद हैं। जैसे अदरक, काली मिर्च, पिपली, लहसुन, नीम, करेला, मेथी, हरी पत्तेदार सब्जियां। अनाज में जौ, बाजरा, रागी जैसे हल्के अनाज बेहतर हैं गेहूं की बजाय। अच्छा। भूख से थोड़ा कम खाएं। भोजन के साथ या बाद में अदरक, लहसुन, प्याज का गरम काढ़ा ले सकते हैं। शाम का भोजन बहुत हल्का रखें। और क्या न करें? मीठा कम करें। ज्यादा घी, मक्खन, दही, पनीर, शहद ये सब कम करें। दिन में सोने से बचें। शारीरिक रूप से सक्रिय रहें। मेहनत वाले काम या प्राणायाम जैसे कपालभाति, भस्त्रिका करें। और पीरियड्स के दौरान खास तौर पर? हाँ, खासकर मासिक धर्म के दिनों में हाँ। ठंडी चीजों से बिल्कुल बचें। ठंडा पानी, ठंडा भोजन, ठंडा वातावरण सब मना है। सब मना है। गर्म रहना है। गर्म रहें। भोजन बहुत ही हल्का करें या चाहें तो लंघन उपवास करें। अदरक, लहसुन, प्याज, पुदीने का गरम काढ़ा पिएं। जरूरत पड़ने पर गर्म पानी के टब में बैठना फायदेमंद हो सकता है। अच्छा। ठंडे पेय, आइसक्रीम, फास्ट फूड ये तो बिल्कुल ही नहीं। काली मिर्च, अदरक, अजवाइन वाले गरम मसालों के साथ बनी हरी सब्जियों का सूप पिएं। तो लक्ष्य क्या है यहाँ? लक्ष्य है उस गाढ़े रक्त को पतला करना, बढ़े हुए पृथ्वी जल तत्व को कम करना और वायु के प्रवाह के लिए रास्ता साफ करना। समझ गई। और अगर कफ प्रकृति में ही पीरियड्स जल्दी या ज्यादा आए तो? आपने कहा था ये कम होता है, पर हो सकता है। हाँ, हो सकता है। यहाँ कारण अक्सर जल या रक्त धातु की अधिकता होती है। तो सिद्धांत है जल तत्व को कम करना। कैसे? घी, शहद, मीठे रस, ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक, जूस ये सब कम करें। यहाँ भी आकाश, वायु, अग्नि बढ़ाने वाली हल्की गरम रूखी चीजें लेनी है जो पहले बताई। अच्छा। गेहूं की जगह बाजरा, रागी, अलसी की रोटी बेहतर है। भोजन के तुरंत बाद पानी ना पिएं। जरूरत हो तो 1 कप गरम हर्बल काढ़ा ले सकते हैं। लक्ष्य है शरीर में अतिरिक्त तरल और बढ़ी हुई रक्त धातु को सुखाना या कम करना। ठीक है। तो कफ प्रकृति के लिए उपाय मुख्य रूप से भारीपन और नमी को कम करने पर केंद्रित है।
अब वात और पित्त प्रकृति वालों के लिए क्या सुझाव हैं? इनकी विशेषताएं भी थोड़ी अलग होती हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल अलग। वात प्रकृति की मुख्य विशेषताएं हैं दुबला पतला शरीर, चंचल मन, त्वचा और बालों में रूखापन, ठंड ज्यादा लगना, पाचन कभी ठीक कभी खराब, कब्ज की प्रवृत्ति और अक्सर चिंता या घबराहट महसूस करना। और पित्त प्रकृति वालों को गर्मी ज्यादा लगती है, पसीना ज्यादा आता है, उन्हें ठंडी चीजें और ठंडी जगहें पसंद होती हैं, गुस्सा जल्दी आ सकता है पर शांत भी जल्दी हो जाते हैं, पाचन तेज होता है, भूख प्यास ज्यादा लगती है और त्वचा संवेदनशील हो सकती है। अच्छा, तो इन दोनों प्रकृतियों में अगर पीरियड देर से या कम आता है तो क्या करें? देखिए, इन प्रकृतियों में देर से या कम आने का कारण अक्सर या तो शरीर में अत्यधिक गर्मी, पित्त बढ़ने से, या रूखेपन, वात बढ़ने से के कारण रस रक्त धातु की कमी होती है, मतलब एनीमिया जैसी स्थिति। अच्छा। या फिर इसी रूखेपन और वात के कारण योनि क्षेत्र के मार्गों में संकुचन या हल्की सूजन हो सकती है जो प्रवाह को रोकती है। ठीक है। दोनों ही स्थितियों में सिद्धांत है जल और पृथ्वी तत्व को बढ़ाना है, जो स्निग्धता, पोषण और स्थिरता देते हैं। मतलब चिकनाई और नमी बढ़ानी है। हाँ, और आकाश, वायु, अग्नि तत्व को कम करना है, जो रूखापन, हल्कापन, गर्मी लाते हैं। तो क्या खाएं क्या ना खाएं? गरम मसाले, तीखी कड़वी चीजें कम करें, जैसे नीम, करेला, ज्यादा मिर्च। चिंता, तनाव, गुस्सा कम करें, ध्यान करें, शांत संगीत सुने। मौसम के मीठे रसदार फल गूदे सहित खाएं। घी, मक्खन, मलाई, तिल का तेल, जैतून का तेल जैसी अच्छी चिकनाई भोजन में बढ़ाएं। अच्छा, चिकनाई जरूरी है यहाँ? बहुत जरूरी। अत्यधिक उपवास, क्षमता से ज्यादा मेहनत, देर रात तक जागना, इन सब से बचें। लक्ष्य है शरीर की बढ़ी हुई गर्मी और रूखेपन को शांत करना, रस और रक्त धातु को पोषण देना और स्थिरता लाने वाले जल व पृथ्वी तत्व को बढ़ाना। ठीक है। और अगर इन्हीं वात या पित्त प्रकृति वालों को पीरियड्स जल्दी जल्दी या ज्यादा आते हैं, मतलब दूसरी वाली कंडीशन। हाँ, यहाँ मुख्य कारण क्या था? रूखेपन या गर्मी से वायु का अत्यधिक बढ़ जाना। हाँ, वायु बढ़ गई थी। तो यहाँ भी समाधान वही है जो वात पित्त में देर से आने वाली समस्या के लिए बताया गया था, यानी बढ़ी हुई वायु को शांत करने के लिए जल और पृथ्वी तत्व बढ़ाना है। अच्छा, यहाँ भी चिकनाई और नमी। हाँ, चिकनाई, घी, तेल का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है। रूखी, हल्की, गर्म तासीर की चीजें कम करें, जैसे बाजरा, जौ, ज्यादा सलाद, तले भुने स्नैक्स। और तनाव प्रबंधन यहाँ भी बहुत जरूरी है। पर्याप्त आराम करें। प्राणायाम जैसे अनुलोम विलोम, भ्रामरी और ध्यान बहुत मदद करते हैं। तो लक्ष्य क्या है यहाँ? लक्ष्य है बढ़ी हुई और अनियंत्रित वायु को शांत करना, ऊतकों, टिश्यूज को पोषण और नमी देना और शरीर में स्थिरता यानी जल और पृथ्वी तत्व लाना। ये वाकई कमाल है कि कैसे आयुर्वेद समस्या के मूल कारण और व्यक्ति की अपनी बनावट मतलब प्रकृति को समझकर इतने अलग अलग लेकिन कितने तार्किक समाधान सुझाता है। हाँ, यही इसकी सुंदरता है। ये स्पष्ट है कि प्रभावी समाधान के लिए अपनी प्रकृति को समझना बहुत बहुत ही अहम है, और ये सारी गहरी समझ हमें मिल रही है आरोग्य भारत विदाउट मेडिसिन सेल्फ केयर हेल्थ अवेयरनेस प्लेटफॉर्म द्वारा साझा की गई जानकारी से। जी। तो इस सब का सार क्या निकालें? आज की चर्चा से जो मुख्य बात निकल कर आती है मेरे हिसाब से वो ये है कि मासिक धर्म से जुड़ी ये जो अनियमितताएं हैं या पीड़ा है, हाँ, ये सिर्फ कुछ दिनों की परेशानी नहीं है। ये शरीर के भीतर चल रहे गहरे असंतुलन का मतलब पंचतत्व और अपान वायु के स्तर पर एक महत्वपूर्ण संकेत है। बिल्कुल एक सिग्नल है ये। और अगर हम इन संकेतों को नजरअंदाज करते हैं और मूल कारणों पर ध्यान नहीं देते, मतलब अपने आहार और जीवन शैली पर, हाँ, रूट कॉज पर, तो भविष्य में पीसीओडी, सिस्ट या बांझपन जैसी गंभीर समस्याएं दस्तक दे सकती हैं। आयुर्वेद हमें रास्ता दिखाता है कि कैसे अपनी प्रकृति को समझकर हम व्यक्तिगत समाधान ढूंढ सकते हैं। बिल्कुल। और यहाँ ये देखना भी दिलचस्प है कि कैसे ये मासिक समस्याएं उन दूसरी समस्याओं से भी जुड़ी हो सकती हैं जो हमें लगती हैं कि बिल्कुल अलग हैं, जैसे ओवेरियन सिस्ट, पीसीओडी, बांझपन और जैसा हमने जिक्र किया बच्चों में बार बार पेशाब आना या स्वप्न दोष। इन सब के पीछे अक्सर जीवन शैली की वजह से पैदा हुआ वही वायु का असंतुलन काम कर रहा होता है। ओ, स्रोत यानी आरोग्य भारत विदाउट मेडिसिन सेल्फ केयर हेल्थ अवेयरनेस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य भी शायद यही है, हमें इन जड़ों को समझाकर
अपनी देखभाल खुद करने के लिए सशक्त बनाना। हाँ, ताकि हम सिर्फ लक्षणों को दबाने की बजाय मूल कारण पर काम कर सकें। बिल्कुल। और अंत में हम एक विचार आपके साथ छोड़ जाते हैं जिस पर आप सोच सकते हैं। जी। क्या शरीर के इन सूक्ष्म संकेतों पर, जैसे मासिक धर्म की लय में बदलाव पर ध्यान देना और आयुर्वेदिक सिद्धांतों के अनुसार अपनी जीवन शैली और आहार में सोच समझकर छोटे छोटे स्थायी बदलाव करना, क्या ये न केवल हमारे मासिक धर्म स्वास्थ्य को बेहतर बना सकता है, बल्कि क्या ये मौलिक रूप से हमारे समग्र शारीरिक और मानसिक कल्याण में सुधार ला सकता है और भविष्य की कई गंभीर बीमारियों की नींव को बनने से रोक सकता है? बहुत गहरा सवाल है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।